अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलेट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 है, लेक्चर नंबर 9, टॉपिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? अच्छा देखें, आइसोटॉप्स में ना आप यहाँ पे मैंने एक ओ मिसिंग कर दिया। अच्छा, आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो मीन्स सेम, यानी कि सेम, इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो सेम होगी। आइसोटॉप्स हम अगर इसको बाय डेफिनेशन देखें तो आइसोटॉप्स हम कहते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, बाद में इस डेफिनेशन को समझेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे शो करते थे? जी से शो करते थे ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। मैस नंबर किसे कहते हैं? मैस नंबर को कैसे शो करते थे? ए से। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्स हमने कहा था कि ऐसी जब भी एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब आइसोटॉप्स की बात करनी है तो हमने एलिमेंट्स के उन एटम्स की बात करनी है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर है। ए यानी मैस नंबर। मैस नंबर कैसे बनता था? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही था ना, हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें, हमने कहा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब देखें कैसे बदलेगा मैस नंबर। दो एटम्स हैं, ठीक है, उनका मैस नंबर किस तरह से चेंज होगा? अगर हम उनके प्रोटॉन्स की तादाद को बदल दें तो उनका मैस नंबर चेंज होगा। अगर हम प्रोटॉन की तादाद बदलते हैं तो यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे पहले थी 2, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स की तादाद थी 2। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, 2 की जगह पे कर देते हैं 4, तो फिर तो वो तो इधर भी चेंज हो गई 4। ठीक हो गया। अब देखें, अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन्स की तादाद को चेंज करने से यहाँ पे न्यूट्रॉन है पहले 1, चेंज किए 2 हो गए, इधर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की तादाद को कैसे बदलेंगे? तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मैस जो है वो बदल जाएगा। किस तरह से बदला एटॉमिक मैस? जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को चेंज किया। इसको चेंज करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो थे जिनसे एटॉमिक नंबर बना था उनमें तो कोई तब्दीली नहीं आई और एटॉमिक मैस बदल गया। ठीक हो गया। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो जो है वो मैस नंबर चेंज होता है, और जब मैस नंबर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि आइसोटॉप्स हैं ये, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम था। ठीक है, दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, और दूसरी शर्त क्या है? डिफरेंट मैस नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा आइसोटॉप्स में। अब देखिए, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी, जो हमारा इससे पिछला चैप्टर था, इससे पिछली वाली जो टॉपिक था ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें अगर एटॉमिक नंबर पता चल जाए, जैसे सपोज एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एटम्स में किस तरह से एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कौन सा एनर्जी लेवल किस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जगह पे जाके तो घूमेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मैंने आपको आप एग्जांपल दी थी, सपोज आप कर लें कि वो जो है एक एटम जो है पूरा एक घर है, उसके अंदर जो शेल्स हैं वो डिफरेंट रूम्स हैं, तो हमने देखना था कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से रूम में जाएगा। सही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब एटॉमिक नंबर जब हमें पता होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। तो किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे? इस तरह 1s2 2s2, ये हम शेल नंबर होता था।
ये होता था ऑर्बिट नंबर होता था, यानी ये ऑर्बिट होता था, कौन सा ऑर्बिट है, और ये होता था कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए 8 टोटल, 2 यहाँ पे आगे 2 यहाँ पे आगे 4, क्योंकि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिवाइज करा रही हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ आ जाए, और डिटेल में जाने के लिए आप लास्ट वाला लेक्चर सुने, इंशाल्लाह उसकी पूरी समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो एस के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस एस में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन अगले वाले एस में आ गए, तो 2 और 2 4 आ गए, बाकी कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि पी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। पी के अंदर इतना बड़ा रूम है ये कि इसमें 4 लोग रह सकते हैं, तो 6 टोटल 6 लोग रह सकते हैं। तो अब 6 नहीं है हमारे पास, बाकी 4 बचे, तो 4 तो आसानी से रह सकते हैं ना, ज़्यादा खुली जगह मिल गई इनको। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। तो जब एटॉमिक नंबर ही नहीं बदलना, आइसोटॉप्स है ना, आइसोटॉप्स हैं तो दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है। जो 2 आइसोटॉप्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है ड्यूट्रियम और फिर ट्रिटियम। ये 3 आइसोटॉप्स हैं। इनका क्या मतलब है कि इसके अंदर देखें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, मैं कैसे पता चला कि इसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि देखें ये नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो पता है, तो हमें सीधी सीधी बात पता है कि वो जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हैं। तो हमने लिख दिया कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक ही है। और मास नंबर ऊपर लिखा होता है मास नंबर। मास नंबर हमें पता है कि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो अगर इसका मास नंबर 1 है तो वो 1 तो प्रोटॉन ही था, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई नहीं, हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखें, ड्यूट्रियम की बात करें। ड्यूट्रियम में प्रोटॉन कितने हैं, नीचे से पता चल रहा है ना, प्रोटॉन 1 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, ऊपर देखें मास नंबर। मास नंबर बनता तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अगर 1 प्रोटॉन है, हमने कह दिया, बता दिया 1 प्रोटॉन है, नीचे से देखे हमें पता चल गया था 1 प्रोटॉन है, तो बाकी कितना बचा, बाकी 1 बचा, तो वो 1 हो गया न्यूट्रॉन। अब ट्रिटियम, ट्रिटियम में भी ऐसा ही है। ट्रिटियम में यहाँ पे नीचे वाले नंबर को देख के पता चल गया कि प्रोटॉन इसमें 1 है। अब ऊपर है मास नंबर। मास नंबर कैसे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। और अगर इसके अंदर 1 प्रोटॉन है तो 3 में से 1 निकालो, बाकी कितने बचे 2, तो वो 2 होंगे फिर न्यूट्रॉन। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया आइसोटॉप्स की। इस तरह ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, सही है, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ये और मास नंबर इनका डिफरेंट है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमने देखना तो ये है ना, एटॉमिक नंबर देखना है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी भी 1s1, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो आप ज़रा नोट करें कि तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड किस पे कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कर रही थी एटॉमिक नंबर पे। तो जब ये सेम रही है तो इसका मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी सेम रहेंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आगे देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हुई हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी मास नंबर पे, तो मास नंबर बदला है ना, ये देखें ऊपर देखें ज़रा, मास नंबर चेंज हुआ है 1 2 3। जब मास नंबर चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं आइसोटॉप्स की। एक, पहले के सेम उनका एटॉमिक नंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आइसोटॉप्स की, डिफरेंट मास नंबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और चौथी आइसोटॉप्स की क्या खासियत है कि उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्यों डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। हमने देखे थे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, प्रोटियम, इनके नाम भी मैंने लिखे नहीं थे, अब दोबारा लिख लेते हैं। प्रोटियम, इसका नाम क्या था? ड्यूट्रियम, और इसका नाम क्या है? ट्रीटियम। अब देखें इनके नाम कितने मज़े के हैं, बिल्कुल उनके मैथ नंबर के साथ मिलते जुलते। ट्रीटियम ट्राई से 3, ड्यू दो, डाई कहते हैं ना, डाई डी डी शो कर देता है कि 2 है, और प्रोटियम प्रो का मतलब होता है 1, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 है। तो नाम भी बड़े मज़े के मिलते जुलते रखे हमें साइंटिस्ट ने। अच्छा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, जब हम कोई भी हाइड्रोजन कलेक्ट करेंगे ना अपने इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से, या नेचुरली जहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है वहाँ से हमने हाइड्रोजन कलेक्ट की। जैसे हमारे पास वॉल्केनोस है, वॉल्केनोस जब फटते हैं, यानी आतिशफिशा फटता है, आतिशफिशा पहाड़ जो है, जब वो फटा उसमें से आतिशफिशा लावा निकला उसमें से, तो उसमें से फिर क्या होता है कि धुआं उड़ता है, बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, और उस धुएं के अंदर होती है हाइड्रोजन गैस। वहाँ से हमने हाइड्रोजन कलेक्ट की ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर ये तीनों के तीनों आइसोटॉप्स पाए जा रहे हैं। प्रोटियम भी है, ड्यूट्रियम भी है, ट्रीटियम भी है, लेकिन ऐसा होता है कि ये तीनों एक ही जितनी अमाउंट में नहीं पाए जाते, बल्कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटियम। प्रोटियम कितना होता है? प्रोटियम होता है 90, इधर मैं लिख देती हूँ, 99.9% प्रोटियम। यानी अगर टोटल 100% है ना हाइड्रोजन पाई जा रही है, जो हमने कलेक्ट किया, हमने उसको समझ लिया कि ये टोटल, हमने उसको टोटल 100% कंसीडर कर लिया, तो उसमें से प्रोटियम 99.9% होगा, ठीक है। और ड्यूट्रियम कितना होगा? ड्यूट्रियम होगा 0.01% होगा, 0.1%, ठीक है। और ट्रीटियम कितना होता है? ट्रीटियम होता है ट्रेस अमाउंट में, यानी बहुत थोड़ा, कहीं 0.00 समथिंग ये पाया जाता है, इतना थोड़ा पाया जाता है। तो प्रोटियम के सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, और ड्यूट्रियम उससे कम, और ट्रीटियम बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके तीनों आइसोटॉप्स की हाइड्रोजन के अबंडेंस में पढ़ ली। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है टेल द अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन, तो आपने ये चीज़ लिखनी है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है कार्बन के आइसोटॉप्स। अच्छा, वैसे पूछेंगे नहीं आपसे, क्योंकि ये जो इस तरह से एग्जैक्ट हाइड्रोजन की नहीं बताई हुई, क्योंकि जो आपके सिर्फ बुक में बताया है वही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। हाइड्रोजन की एग्जैक्ट अबंडेंस नहीं बताई गई, लेकिन जिनकी एग्जैक्ट अबंडेंस बताई गई है, जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स की अबंडेंस बताई गई है, वो पेपर में पूछी जाएगी कि कार्बन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। फिर के कार्बन के कौन से आइसोटॉप की कितनी अबंडेंस है, वो कितना नेचर में पाया जा रहा है, या इसके सारे आइसोटॉप्स के अबंडेंस बता दें, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कार्बन के कौन कौन से आइसोटॉप्स पाए जाते हैं? कार्बन के भी 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। यहाँ पे पहले हेडिंग दे दें आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 तरह के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, और कार्बन 14 है। अच्छा, कार्बन 12 का क्या मतलब है? इसके मैस, हम लोग ना मैस नंबर भी लिखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं। ज़रा कार्बन 12 को मुझे मैस नंबर तो बताएं, आपको पता चल रहा है इसका मैस नंबर क्या है? शाबाश, पे बड़ी अच्छी बात है, पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था जब हमने हाइड्रोजन का पढ़ा था कि मैस नंबर कहाँ पे लिखा होता है। मैस नंबर यहाँ पे ऊपर टॉप कॉर्नर पे लिखा होता है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होता है। तो इधर भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो चीज़ लिखी होगी वो क्या होगी? उसका मैस नंबर होगा। तो इसका मैस नंबर क्या है? 12। कार्बन 13 है, इसका मैस नंबर क्या होगा? 13। कार्बन 14 का मैस नंबर क्या होगा? 14। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इतनी टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनका सबका ना एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 6 6, तीनों का 6 6 एटॉमिक नंबर है। तो अब इन सब में से 6 निकालते जाए ना, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये तो पता है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें पता चलता है ना यहाँ से, इस वाले कॉर्नर पे जो चीज़ लिखी होती है, जो लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे लिखी होती है, बॉटम कॉर्नर पे, उससे हमें पता चलता है कि इसकी एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? सब के अंदर प्रोटॉन है 6। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, हमने पढ़ा था आइसोटॉप में प्रोटॉन तो सेम होते हैं, इनमें सब में 6 प्रोटॉन है। नीचे देखे 6 प्रोटॉन है, लेकिन ये पढ़ा है कि न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग है। तो देख लेते हैं भाई न्यूट्रॉन की तादाद कैसे अलग अलग है, कैसे पता चलेगी?
मैस नंबर में से हम निकालते जाएंगे प्रोटॉन। इसके अंदर से भी 6 प्रोटॉन माइनस कर दिए, इसमें से भी 6 प्रोटॉन माइनस कर दिए, इसमें से भी 6 प्रोटॉन माइनस कर दिए। माइनस क्यों किए? क्योंकि मैस नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, ठीक है। टोटल मैस नंबर इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो जब हमें प्रोटॉन्स पता है, ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसमें से टोटल में से इसको निकाल दो। ये टोटल है, टोटल में से प्रोटॉन निकाल दो, बाकी क्या बचा? खाली न्यूट्रॉन बचा ना। इसी वजह से हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। 12 में से 6 निकालें, बाकी 6 बचा। 13 में से 6 निकालें 7, और 14 में से 6 निकालें तो 8। तो पता चल गया इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन। अब इसमें एक चीज़ है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है ना स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन जो कार्बन 14 है ये स्टेबल आइसोटॉप नहीं है। अनस्टेबल होने से क्या मुराद है कि ये हमेशा ना रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रेडियो एक्टिव। ये दोनों स्टेबल हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल हैं, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? कि रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन यानी रेज एमिट करता रहता है, कोई ना कोई अपने अंदर से शुआएं निकालता रहता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है। एमिट रेज, किसी भी तरह की रेज निकाल सकता है, उनको हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। अब इनके अबंडेंस देखें, कार्बन 12 कितना पाया जा रहा है? कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 पाया जाता है नेचर में 98.9%, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा ये पाया जा रहा है 98.9%। कार्बन 13 कितना है? कार्बन 13 और कार्बन 14 ये दोनों मिला के तो 1.1% है, ठीक हो गया। तो ये थी कार्बन के आइसोटॉप्स की अबंडेंस। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है क्लोरीन के आइसोटॉप्स की। अच्छा, क्लोरीन के आइसोटॉप्स मैं लिखूंगी, मैं आपको सिर्फ लिख के बताऊंगी क्लोरीन के आइसोटॉप्स, और आपने खुद वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपने देखना है, खुद से सोचना है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। बड़ा आसान सा काम है, सिंपल सा। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगी क्लोरीन के आइसोटॉप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ज़रा अब आप मुझे ये बताएंगे इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, और खैर बता तो नहीं सकते आप, हर सोचिएगा ज़रूर, इससे आपका फ़ायदा, आपको एक दफ़ा इवेल्युएट हो जाएगा कि आपको समझ में आ गई है या नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने लिख दिया 17। अब ज़रा पॉज करें और सोचें। सोच लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के आइसोटॉप्स के अंदर कितने कितने प्रोटॉन है और कितने कितने न्यूट्रॉन है। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर क्या बताता है? ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे भी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 17। अब बॉटम टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या बताता है? हमें बताता है मैस नंबर। इसका मैस नंबर कितना है? 35। क्लोरीन 37 का मैस नंबर कितना है? 37। अब देखें, मुझे बताइए कि प्रोटॉन जो हैं वो किस में मौजूद होते हैं? एटॉमिक नंबर भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और मैस नंबर में भी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और सिर्फ जो प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो के जो मतलब पूरे का पूरा ही प्रोटॉन से बना है वो है मैस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स हैं। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 17 प्रोटॉन्स। इसमें भी 17। ये 17 क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पता चल गए, दोनों में प्रोटॉन्स पता चल गए ना। अब देखना है हमने कि इनमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। एटॉमिक मैस कैसे पता चलेगा? माइनस करेंगे 35 में से, क्या माइनस करेंगे? 17 को। इधर भी क्या करेंगे हम? 37 में से किसको माइनस करेंगे? 17 को। ज़रा माइनस करें। हाँ, क्या आंसर हमारे पास आता है? इसको माइनस करने से हमारे पास आता है 770 और 3, हमारे पास आ गया आंसर 20। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 18। तो ये क्या हमने फाइंड किया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से बड़ा आसान सा काम है। आपको आइसोटॉप बता दें, बस इस तरह से लिख के बता दें, आप आराम से उसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं, मैस नंबर भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी।
ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी। अब इनके अबंडेंस की तरफ चलते हैं। क्लोरीन 35 कितना पाया जा रहा है और क्लोरीन 37, इनमें से ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ज़्यादा नेचर में पाया जाता है क्लोरीन 35। ये पाया जाता है नेचर में 75.77%। और क्लोरीन 37 कितना पाया जाता है? 24.23%। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल बची है यूरेनियम के आइसोटॉप्स की, कि यूरेनियम के आइसोटॉप्स कितने हैं। अच्छा, यूरेनियम के हैं, उसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 234 92, यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 238 92। अच्छा, अब मैं ना तो इसके आपको मैस नंबर बताऊंगी, ना इसका एटॉमिक नंबर बताऊंगी, और ना मैं आपको इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताऊंगी। आपने इनको खुद सॉल्व करना है, इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेगा, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। हाँ, लेकिन मैं अबंडेंस बता देती हूँ, क्योंकि अबंडेंस तो नहीं आप फाइंड कर सकते ना अभी यहाँ से। तो अबंडेंस मैं आपको बताती हूँ। अबंडेंस जो है वो 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। 238 कितना पाया जाता है? 99% 238 पाया जाता है, और बाकी जो 1% है वो ये दोनों होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने आइसोटॉप्स पढ़े क्या होते हैं, उनमें क्या चीज़ सेम होती है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। 1 2 3 कहाँ गई ये 3 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने आइसोटॉप्स की। फिर हमने उसकी डेफिनेशन भी की थी, उसकी एग्जांपल्स किए हैं हमने। 3 एग्जांपल्स किए हैं, 1 2 3 और ये 4 एग्जांपल्स किए हैं, जिनमें से 3 एग्जांपल्स का आपको बता दिया मैंने मैथ्स नंबर वगैरह, और जो चौथी एग्जांपल है उसका आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसका आंसर लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को रिवाइज करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।